चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास न्यूमेरिकल दिया था उससे इसका जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा था। क्या था? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू राइट। अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है सो हम लोगों को देखना है। क्या सबसे पहले ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से किस साइड में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर कौन सा होता था? आई कैप। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 5 टाइम्स ऑफ आई कैप। नाउ सिमिलरली ये मिरर किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड जा रहा है, यानी कि आपका माइनस एक्स एक्सिस जा रहा है। तो माइनस एक्स एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर होता था? माइनस आई कैप। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ माइनस आई कैप। फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू पुट कर दी। 2 × 1 माइनस आई कैप माइनस 5 टाइम्स ऑफ आई कैप। यहाँ से माइनस बाहर निकाला तो -2 आई कैप और ये क्या? -5 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? -7 आई कैप या फिर 7 टाइम्स ऑफ आई कैप। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इमेज इज मूविंग विथ 7 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स किधर? लेफ्ट या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस। कितने लोगों का सही था? हैंड रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बाकी लोगों को का क्या दिक्कत है? माइनस नहीं लिए थे। हाँ कहाँ आई कैप है? यहाँ पे। हाँ ये 7 में माइनस आई कैप राइट। चलो इसी तरह इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो इस क्वेश्चन पे आएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को 2 वेलोसिटी है, मगर इस पार्ट में हम लोग को मैंने बताया था वेक्टर होता है अगर किसी एंगल पे तो हम लोग को उस पर काम करने के लिए वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ता है। आपने पढ़ा था वेक्टर रिजोल्यूशन। वेक्टर रिजोल्यूशन में क्या करते थे? किसी भी वेक्टर को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते थे राइट। तो 2 पार्ट में हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसको ये आ जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ 10 cos 30। तो ये हम लोग एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स एक्सिस इज 10 cos 30 डिग्री टुवर्ड्स आई कैप। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ मिरर लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मिरर लेंगे तो वो आ जाएगा माइनस आपका 5 cos 30 टुवर्ड्स माइनस आई कैप। सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 5√3 आई कैप, ये आ जाएगा -5√3/2 आई कैप राइट। अब इसके बाद हम लोगों को देखो जब भी ऑब्जेक्ट, मैं एक चीज आप लोगों से पूछता हूं, एक बात बताओ कि आपका जो इमेज बन रहा है और ऑब्जेक्ट है उस दोनों की हाइट इक्वल रहती है या अलग अलग होती है? प्लेन मिरर के केस में इक्वल होता है। अब यानी कि जितनी वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उतनी ही वेलोसिटी से इमेज भी। समझ आ रही बात? तो इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट का वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है वो कितना वेलोसिटी होगा? साइन वाला। यहां पे अगर आप देखोगे ये तो हमने किसके लिए लगाया? ये एक्स एक्सिस के लिए लगाया। अगर फॉर वाई एक्सिस लगाएंगे तो वाई एक्सिस के लिए जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वही इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। समझ आ रही बात? और ये क्या हो जाएगा इस केस में हमारा 10 cos 30 डिग्री टुवर्ड्स ऊपर कौन सा वेक्टर? कौन सा यूनिट वेक्टर? जे कैप। वाई एक्सिस है ना ऊपर, अगर वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे तो ऊपर जे कैप होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी? तो यहाँ पे आ जाएगा 5 राइट। तो यानी कि वाई एक्सिस में तो चेंज हमारा नहीं होगा। तो ये हमारा आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 5 जे कैप राइट। अभी हम लोग को वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग इसमें हमने नहीं निकाला है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर निकालेंगे देखो तो कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस ये फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर यानी कि 5 cos 30 यानी इसका डबल होगा। तो इसका डबल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5√3
आई कैप। देखो डबल करेंगे तो ये 2 2 कैंसिल आउट, है ना। नेक्स्ट क्या, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था देखो तो 5√3 टुवर्ड्स, तो ये क्या लिखेंगे माइनस 5√3 टुवर्ड्स आई कैप। अभी देखो ये कितना हो जाएगा बताओ तो, इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 10√3 आई कैप। कोई दिक्कत, पक्का, यहां तक क्लियर है। छापो जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल वाई एक्सिस के लिए निकालना, क्योंकि नेट वेलोसिटी हम लोगों को एक्स और वाई दोनों, ये इमेज जो होगा उसका वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का अगर 2 कंपोनेंट होगा तो हम लोग रिजल्टेंट निकालते थे। याद कीजिए तो अगर हमारे पास r इक्वल्स टू होता था ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो हम लोग r की वैल्यू क्या लिखते थे, √a² प्लस b²। अगर यहाँ पे c होता तो c के कैप होता, तो यहाँ पे क्या होता ना। इसीलिए इसका हम लोगों को x वाला भी निकालना जरूरी है, y वाला भी निकालना जरूरी है, राइट। अगर सिर्फ x एक्सिस की वेलोसिटी होती तो वो इतनी आ जाती -10√3 आई कैप, बट हमें नेट वेलोसिटी चाहिए इमेज का, तो नेट वेलोसिटी इमेज का हम लोगों को ये दोनों से निकलेगा। अभी हम लोग ये भी निकालेंगे कि इमेज किस साइड मूव कर रहा होगा, ठीक है। इसको निकालो पहले जल्दी से। चलिए अभी देखिए वहां से हम लोग निकालेंगे जब नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज, नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज, नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी हाउ मच, v वेक्टर v इक्वल्स टू vx आई कैप, vx प्लस vy। अब vx आई कैप यानी वेक्टर v विल बी इक्वल्स टू vx, x के डायरेक्शन में कितना आया था -10√3 आई कैप, और y के डायरेक्शन में कितना आया था +5 जे कैप, राइट। तो ये तो नेट वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड याद करो, वेक्टर में पढ़ाया था, है ना, और उस टाइम बोला भी था बाबू वेक्टर आपका बेसिक है, वही 11 12 पूरा 12th में भी काम आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आया था, है ना, तो हमारा मैग्नेटिज्म में भी काम आया, यहाँ पे भी काम आ रहा है, ठीक है। तो हर जगह पे वो वेक्टर आपका काम आएगा। अब वेक्टर v यहाँ पे निकालेंगे तो v का मॉड इक्वल्स टू v इक्वल्स टू √ कितना हो जाएगा देखो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इंटू 3 300 प्लस 5 5 25 इक्वल्स टू √325 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी देखो ये माइनस आई कैप जा रहा है, माइनस आई कैप का मतलब किस साइड हुआ, इस साइड आएगा, प्लस जे कैप जा रहा है यानी इस साइड जाएगा। आप लोग बताओगे कि रिजल्टेंट इसका किधर से जाता था, बीचों बीच यहाँ से, समझ में आ रही है बात। यानी कि इमेज जो है कहीं यहाँ से जा रहा होगा इस साइड से, और इस साइड से इसकी वेलोसिटी कितनी होगी √325 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन। समझ आई बात, लिखो जल्दी से। दोनों का एंगल सेम है तो दोनों का हाइट इक्वल हुआ ऑब्जेक्ट और इमेज का? नहीं, ये हाइट ऑब्जेक्ट कहीं पे भी बीच में हो सकता है ना। अभी मैं मिरर कहीं पे भी रख लूँ, मिरर मान लो इतना बड़ा है और मैं यहाँ पे हूँ, वो आपका डेस्क जो रखा हुआ है आपको ये मान लो आपका मिरर है, तो मेरी और उसकी हाइट सेम थोड़ी है। वो 5 से ऊपर जा रहा होगा, मैं 10 से ऊपर जा रहा हूँ। हाँ ऑब्जेक्ट का और मिरर के दोनों का जो एंगल है दोनों का सेम है। हाँ ये एंगल सेम है, दिस एंगल इज सेम। हाइट ऑब्जेक्ट का और इमेज का इक्वल है, ये बोल रहे हो ऑब्जेक्ट, हाँ इसलिए सेम आएगा। हाँ वो बोल सकते हो आपकी। इसका ऑब्जेक्ट का देखो यहाँ से जो इसकी हाइट जाएगी वही इसकी हाइट जाएगी ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट और इसका हाइट सेम होगा, इसी वजह से हमने ये वेलोसिटी इक्वल लिया। क्लियर अभी? सर दोनों का जो वेलोसिटी है सर ऑब्जेक्ट और इमेज का इक्वल है, ये दोनों का एंगल सेम है, वो बोल रहा है। ये दोनों का एंगल सेम है इसलिए बोल रहे हो, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों का दोनों का वेलोसिटी अगर ये एंगल सेम नहीं भी होता तो भी ये वेलोसिटी सेम होता, क्योंकि हाइट हमारी सेम है। ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होती है उतनी ही हाइट इमेज की होती है। अब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, तो वो दोनों सेम हाइट ट्रेवल करेगा ना। समझ आ रही बात? इमेज जितना ट्रेवल करेगा ऊपर, तो ऑब्जेक्ट जितना ट्रेवल करेगा ऊपर उतना ही इमेज भी ट्रेवल करेगा ऊपर, क्योंकि उसकी हाइट दोनों की सेम होती है, ठीक है। अब सेम चीज हमारा नहीं होगा स्फेरिकल मिरर्स में। जब स्फेरिकल मिरर में एक केस आएगा कि बॉडी ऑब्जेक्ट ऊपर ट्रेवल करता है तो इमेज
नीचे ट्रैवल करता है, तो उस केसेस में अलग लेंगे, वहां पे भी ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अभी क्लियर? चलिए अगला टॉपिक दीजिए, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। अभी एक बात बताओ, तो ये मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का गया रे और ये जाके रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करके यहाँ पहुंचा। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये डिस्टेंस, ये यहाँ पे कहीं पे आया होगा ये, और कुछ ये पीछे मैं यहाँ पे एक डिस्टेंस बना रहा हूँ ऐसा। बताओ जरा सा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा या अलग होगा? पक्का? क्लियर है सबको? ठीक है। अभी ये जो मैं ले रहा हूं ये वेक्टर के फॉर्म में, ये यू कैप, यू कैप यानी इंसिडेंट है, और इसको इसके अलोंग वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर यू कैप। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है क्या? आर कैप, यानी रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर। और इसमें ऊपर नॉर्मल जाएगा ना, तो बताओगे जरा सा कि अगर ये नॉर्मल है तो ये क्या होगा? नॉर्मल ही होगा ना। और ये अनकैप है तो ये भी, अरे एक सरफेस है मान लो, अब इस पे मैं यहां पर पेंडिकुलर ड्रॉ करूं या फिर यहां पर पेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सबका डायरेक्शन सेम ही ना होगा, सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन अलग होगा। ये हो सकता है यहाँ अलग काम करे, ये आप काम करे, लेकिन बाकी का सबका जो यूनिट वेक्टर है वो तो सेम ही होगा, सबका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ठीक है। अभी मान लो वाई, समझ लो ना, वाई एक्सिस लेते हो ना ऊपर, तो अगर यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस ऊपर जे कैप लेते हैं तो यहाँ पे कुछ और लेते हैं क्या? वो भी तो जे कैप ही होता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे एन कैप लिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एन कैप, राइट। नाउ इसकी मैं नेमिंग कर लेता हूँ। ये मान लो ओ पे आके स्ट्राइक किया, ये आके ए पे स्ट्राइक किया, और ये आके बी पे, ये बी पॉइंट है। ये देखो, ये इधर जा रहा था और ये इधर जा रहा था, ठीक है। अभी देखो ये हमारा, पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यू कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग, किसके अलोंग है? आवाज नहीं आया सबका एक साथ, इंसिडेंट रे। और आर कैप किसके अलोंग है बताओ तो क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग, फिर से एक साथ, रिफ्लेक्टेड रे। और ये तो आपका एन कैप जो है वो क्या है? नॉर्मल, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। रिजल्टेंट कहां से कहां जाता था? मान लो दो वेक्टर हम लोग लेते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट कहां से कहां जाता था? 1D 2H, बार बार समझाते आ रहा हूं, क्या? फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड तक। देखो तो जरा सा, अगर इस ट्रायंगल में हम लोग कंसिडर करें तो ये अगर वेक्टर ए है, ये अगर वेक्टर बी है, तो देखो तो ये फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड जा रहा है क्या? ये वेक्टर अगर फर्स्ट कंसिडर करें, ये सेकंड कंसिडर करें, तो ये फर्स्ट का टेल, सेकंड का हेड है, तो ये क्या हो गया? रिजल्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इस ट्रायंगल में? तो ये फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ओ ए बी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड, यानी कि लिखेंगे ओ ए कैप, फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड विल बी इक्वल टू क्या? ओ बी कैप प्लस क्या लिखेंगे? देखो तो बी ए कैप, तो बी ए कैप नहीं, बी ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ठीक है। अब ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ ए का मैग्नीट्यूड यानी कि ये वाली चीज, ठीक है। अभी देखो ये अगर एंगल आई होगा तो ये एंगल कितना होगा? आर, यानी कि आई ही तो है, दोनों इक्वल है। और ये अगर आई है तो ये कितना होगा? आई, ये वाला 90 माइनस आई,
कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है एकदम। तो ये कितना है, तो ये 90 माइनस आई, ये 90, तो ये कितना होगा? जवाब नहीं आया, नहीं समझ आया। फिर से समझा रहा हूं, ये आई, ये भी आई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, ये 90 माइनस आई और ये 90 माइनस आई और ये 90, तो ये एंगल कितना आई। समझ आ रही बात? अब ये आई है तो आप बताओगे ये भी कितना होगा? क्यों क्यों भाई? अरे सर्वांगसम त्रिभुज है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। देख लो ना, ये साइड आपका रहेगा ना, ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये साइड है और ये कॉमन है, तो आरएचएस से दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा? तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये क्या होता था? सीपीसीटी यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आई, राइट। तो इस वजह से अब हम लोग इस ट्रायंगल में देखते हैं सब कुछ, ठीक है। ये देखो हम लोगों का ये ओबी जो था, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या था? तो इसको देखो, तो ओए को सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ओ ए इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर कैप। देखो दूसरा ओबी लिखेंगे, तो ओबी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओबी, और ये क्या हो जाएगा? यू कैप। नहीं, देखो ये यू आ रहा है इधर से, ये पूरा जाएगा ना यहाँ पे, यू कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, राइट। फिर बी ए को लिखेंगे तो देखो, तो बी ए को क्या लिखेंगे? बी ए क्या आ जाएगा यहाँ पे? एन कैप। गुड। अब देखो ओ ए से डिवाइड कर दे रहे हैं इसको, इसके पहले हम लोग एक चीज और कर लेते। चलो, ओ ए आर कैप इक्वल्स टू ओ बी यू कैप प्लस बी ए। देखो बी ए को लिख सकते हैं बी एम डैश, ये एम डैश मिरर है मेरे पास, ठीक है, ये एम और एम डैश, आप M1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए विल भी क्या? बी एम डैश प्लस एम डैश ए, और क्या हो जाएगा? अब बताओ क्या बी एम डैश और एम डैश ए इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों? सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी किसी एक को लिख लो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एम डैश ए लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत होगा? तो ये भी देखो, ये क्या हो जाएगा? एम डैश ए, एम डैश ए, और ये भी क्या हो जाएगा? एम डैश ए। तो ये हो गया ओ ए आर कैप इक्वल्स टू ओ बी यू कैप, तो एम डैश ए प्लस एम डैश ए कितना? 2 एम डैश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबको क्लियर यहाँ तक? चलो अभी देखो आर कैप निकालेंगे, आर कैप इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ ए यू कैप प्लस यहाँ पे 2 एम डैश ए बाई क्या? ओ ए, और ये एन कैप, ठीक है ना। अभी देखो, तो ये ओ बी और ओ ए बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों? सीपीसीटी, कोई दिक्कत? सीपीसीटी का फुल फॉर्म मालूम है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये फिर से इक्वल, तो ये क्या कर देंगे हम लोग? कट हो जाएगा, तो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आर कैप इक्वल्स टू यू कैप, फिर क्या? प्लस 2 एम डैश ए बाई ओ ए यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग को सोचना है एम डैश ए बाई ओ ए। देखो, तो इस ट्राइंगल में एम डैश ए बाई ओ ए यानी बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये बेस यहाँ पे एंगल कितना है? आई है ना, तो इसको आई कैप मत लिखो, ये अलग है, कॉस सिर्फ आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, ठीक है, ये आई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए आर कैप इक्वल्स टू यू कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस आई एन कैप, ठीक है। तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया, दूसरा इसके आगे का भी फॉर्मूला निकालना है। अच्छा एक बात बताओ कि जो हमारा एंगल होता था, दो मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर हमारे पास क्या होता था, ध्यान से इसको समझिएगा, कि वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और बी के बीच का मैंने एंगल बताया था, कितना होता था? थीटा, और इसके बीच का एंगल क्या लिए थे? अल्फा। याद करो, रिजल्टेंट जब वेक्टर निकाल देते थे, और यहाँ पे जो थीटा होता था वो किसके किसके बीच? वेक्टर ए और वेक्टर, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी के किसके बीच होता है? टेल्स और हेड के बीच, या हेड्स और हेड के बीच? याद कीजिए, बताया था कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द
टेल्स ऑफ द वेक्टर्स। फिर से पूछ रहा हूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन द, आवाज नहीं आया, एक बार और, ठीक है। तो टेल्स ऑफ द वेक्टर है, तो देखो तो ये यहां पे क्या ये टेल्स ऑफ द वेक्टर है? एक का तो हेड है और दूसरे का, समझ आ रही है बात? यहां पे आई कैप जो है ये हमारा टेल्स ऑफ द वेक्टर तो नहीं है, ये तो दोनों का क्या है, एक का हेड आ रहा है, एक का टेल आ रहा है। तो एक का हेड एक का टेल, लेकिन अगर हम लोग इसको उल्टा कर दें, ये यू कैप का उल्टा करेंगे तो देखो तो इस साइड जाएगा, अगर तो इस साइड जाएगा तो ये माइनस यू कैप हो जाएगा, क्या है ना? माइनस का क्या मतलब होता था? ऑपोजिट डायरेक्शन, 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर तो माइनस 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। और अब देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अब देखो तो ये दोनों के टेल के बीच का एंगल हो गया क्या? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टेल्स ऑफ द वेक्टर्स, तो ये टेल्स ऑफ द वेक्टर्स हो गया। क्लियर? ये आई कैप है ये दोनों के बीच का। अब बताओ जरा सा, ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता था? ठीक है ना? तो यहां से देखो तो मैं कर रहा हूं माइनस यू कैप डॉट एन कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यू कैप माइनस यू कैप का मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का एंगल। दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो यहां पे क्या लिखेंगे? कॉस आई। अब बताओ यू कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई? 1 होता है। तो यू कैप और माइनस यूनिट वेक्टर का होगा, अगर यू कैप का मैग्नीट्यूड 1 है तो माइनस यू कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? -1। माइनस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड मॉड लेंगे तो मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आता है। तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आता है तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना? 1। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना? 1। तो यहां पे देखो तो लिख सकते हैं माइनस यू कैप डॉट एन कैप इक्वल्स टू सिर्फ कॉस आई। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है पूरा? कॉस्ट वाई क्यों हो जाए? दोनों के टेल के बीच का एंगल ये ना है कि ये दोनों लेंगे, नॉर्मल और इसके बीच का एंगल ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया? ठीक है। अब देखो कॉस आई की वैल्यू क्या होगी? माइनस यू कैप डॉट, उठा के पुट करो यहाँ पे, वेक्टर आर कैप इक्वल्स टू यू कैप, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये माइनस बाहर आएगा, तो माइनस कॉस आई की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, क्या पुट कर रहा हूं? माइनस यू कैप डॉट एन कैप, तो माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ यू कैप डॉट एन कैप, और बाद में क्या करेंगे? एन कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का याद है ना? आई का आई के साथ क्या होता था? 1, जे का जे के साथ, के का के के साथ, आई का जे के साथ, जे का के के साथ। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पे आ गया हमारा ये दूसरा फॉर्मूला, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, छापिए जल्दी से, चालू कीजिए जेरोक्स मशीन। यही है सेकेंड लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। ये क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। ये ओनली फॉर कंपटीशन है, बोर्ड्स में नहीं आएगा। ये सबको यहां पे समझ आ गया ना कि OB बाई OA 1 कैसे हुआ? ये भी CPCT है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहां पे बगल में लिख लो।